ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज एक ऐसे विषय को लेकर जिसके ऊपर मैंने एक डेढ़ साल पहले मैंने वीडियो दिया था, लेकिन काफ़ी पहले दिया था और देख रहा हूं कि धीरे धीरे अब यूजर बहुत नए लोग जुड़े हैं, नए लोग देखते हैं। तो उस उद्देश्य से और थोड़ा और विस्तार से मुझे लगा कि एक बार पुनः इस वीडियो पर दूं, क्योंकि मेरे पास जो ज्योतिष में जो समस्या सबसे सबसे अधिक जो समस्या आती है वो कैरियर और मैरिज से रिलेटेड आती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगा कि विवाह और प्रेम संबंध दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस पर आधारित मैं अपना वीडियो दूं पुनः, ताकि आप जान सकें कि वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में क्यों अधिक समस्या आती है और क्यों यह इतना जटिल है, क्यों आसानी से जीवन साथी नहीं मिलते, या क्यों वैवाहिक जीवन करीब करीब यदि देखा जाए तो 90% से अधिक लोगों का वैवाहिक जीवन लगभग असंतुष्ट रहता है। या तो बहुत से लोग या तो जी रहे हैं या निभा रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रेम के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत एक दूसरे के साथ समर्पण के साथ, बहुत एक दूसरे के साथ लगाव के साथ बहुत कम लोगों का वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध चलता है लंबे समय तक। यह कटु सत्य है। सामाजिक बंधन की समस्या हो या कुछ मजबूरी हो या बस निभाना है या जिए जाना है, इस दृष्टिकोण से लोग चीज़ों को ले रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, कैसी स्थिति होती है ग्रहों की और क्यों इतना जटिल हो गया है, जटिल है यह प्रक्रिया। अब इसके कारण पर यदि जाऊं तो एक बहुत से लोगों की कुंडली मेरे पास आती है कि वो कूट मिलान कंप्यूटर पे आजकल हो जाता है बड़े आराम से, पहले भी हो जाता था। पंचांगों में, हर पंचांगों में दिया रहता है और वहाँ से कोई भी थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा लिखा हो वो देख करके राशि एक दूसरे के राशि के आधार पर बना लेगा और मिला लेगा। तो लेकिन यदि अंदर तक जाया जाए तो जो कूट मिलान है उसमें 36 गणनाओं के अंक दिए गए हैं। जो भी कोई विद्वान ज्योतिषी या अनुभवी ज्योतिषी होगा वह कूट मिलान पहले नहीं करता, वह गणना नहीं करता। पहले वो सबसे पहले आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली को देखेगा, आपके होने वाले जीवन साथी की कुंडली को देखेगा। अगर वो दोनों कुंडलियां ठीक हैं तब मिलान करेगा। जबकि जब आप स्वयं से मिलाते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग केवल गणना करके उन चीज़ों को दे देते हैं। अब क्यों देखनी चाहिए खुद की कुंडली, क्योंकि और कई बार मेरे पास जब कुंडली लोग दिखाते हैं, परामर्श लेते हैं, तो एक प्रश्न बहुत उससे आता है कि क्या मेरे हस्बैंड की कुंडली कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मेरी वाइफ की कुंडली कारण आ रही है। कई बार पेरेंट्स सलाह लेते हैं तो बोलते हैं मेरा लड़का तो बड़ा अच्छा था, जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद उसका तो जीवन ही चौपट हो गया। लड़की आ गई तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। लड़की वाले बोलते हैं लड़के की शादी हुई, लड़का आया तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरा प्रश्न उसका उत्तर सिर्फ ये होता है कि जब तक आपकी अपनी कुंडली में दुख का योग नहीं होगा, आपकी स्वयं की कुंडली में दुख का योग नहीं होगा, आपकी स्वयं की कुंडली में सुख का योग नहीं होगा, तब तक न तो कोई दूसरा व्यक्ति सुख दे सकता है, ना कोई दूसरा व्यक्ति आपको दुख दे सकता है। तो इस चीज को पहले क्लियर कर लें कि होता क्या है कि विवाह से संबंधित समस्या तो तभी उत्पन्न होगी ना जब विवाह होगा। आईटी में जो लोग आज पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर में एक वर्ड होता है ट्रिगर, वर्ड यूज होता है। ट्रिगर करना, किसी चीज का फायर होना, यानी जब दो चीजें, जब कोई एक इवेंट अकर होगा, कोई जब एक घटना घटित होगी तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो इन्वोक हो जाती हैं। तो जब तक विवाह नहीं होगा तब तक विवाह संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। भाई कुंवारे हैं आप तो विवाह संबंधी समस्या क्यों उत्पन्न होगी। जब तक कुंवारे हैं तब तक बच्चे से संबंधी समस्या क्यों उत्पन्न होगी। जब तक आप नौकरी ज्वाइन नहीं किए, नौकरी संबंधी समस्या क्यों उत्पन्न होगी। तो उसी तरह से एक जो ये देखना होता है कि मेरी खुद की कुंडली कैसी है। अब आपकी कुंडली में जो घर जो प्रभावित करते हैं, एक मैंने सोचा है कि आज एक लमसम देता हूं और फिर एक एक घरों की व्याख्या भी करूं कि कौन से घर पे क्यों अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपकी लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ ग्रह सीधा सप्तम को देखता है। तो लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, लग्न की स्थिति क्या है, और लग्न से भी सुख का बोध होता है। लग्नेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है। तो सुख है कि नहीं, लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्न में कौन बैठा है, उसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर किस प्रकार की पड़ रही है। तो पहली गणना तो लग्न की होनी चाहिए, आपकी अपनी कुंडली की।
दूसरी गणना जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पारिवारिक जीवन और सुख का बोध कराता है पूरी तरह से। चतुर्थ भाव यदि अच्छा नहीं है तो परिवार अच्छा मिले, लड़का अच्छा मिले, लड़की अच्छी मिले, लेकिन सुख का बोध नहीं होगा या बहुत क्लेश। कई बार देखते हैं कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लेकिन सास ससुर से इतना विवाद हो जाता है कि जीवन क्लेशपूर्ण हो जाता है। और अगर लड़का या लड़की का जो झुकाव है वो माता पिता की तरफ है, जो होना भी चाहिए, तो विवाद और बढ़ जाता है और समस्या बढ़ जाती है, और कई बार तलाक तक के कारण आ जाते हैं केवल सास ससुर के कारण, इन लॉज के कारण। तो चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है? सुख है, नहीं है। उसके बाद पंचम को भी मैं महत्व देता हूं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो शिक्षा संतान का तो है, लेकिन वह सोच और चॉइस को भी दिखाता है कि मेरी पसंद कैसी है, और उस पसंद और उस सोच के कारण प्रेम प्रभावित होता है, क्योंकि मेरी जैसी सोच होगी वैसा मेरा सिलेक्शन होगा, वैसा मेरा चयन होगा। और जब तक कोई सोच या मेरे चयन के अनुकूल मुझे नहीं मिलेगा, जैसे दुर्गा सप्तशती में श्लोक है कि पत्नी मनोरमाम देहिम मनोवृत्तानुसारण, तो मन और वृत्त के अनुसार जो है वह जीवन साथी मिले, मन और चित्त के अनुसार जीवन साथी मिले, इसकी उसमें कामना की जाती है। अर्थात पंचम भाव से सोच और चयन निर्धारित होता है। तो हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह के जीवन साथी, क्योंकि जीवन साथी के साथ कोई बिजनेस नहीं करना ना, खाली खाना बनाने या घूमने का संबंध नहीं है। जीवन साथी के साथ एक बहुत अंतरंग संबंध भी जुड़ता है, और अंतरंग आप तभी हो पाएंगे जब आपका अंतर मन जुड़े। तो पंचम भाव प्रभावित हो जाता है कि प्रेम कितना रहेगा, नहीं रहेगा। अब उसके बाद बात आ रही है सप्तम भाव की, सीधे जो जीवन साथी की है। जीवन साथी किस प्रकार का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह किस तरह का है, सप्तमेश की स्थिति कुंडली में क्या है, वह कहाँ जाकर बैठा हुआ है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, सप्तम भाव के अगल बगल कौन से ग्रह हैं, छठे और अष्टम में किन ग्रहों की स्थितियां हैं। तो इतनी स्थितियों को जब हम देखते हैं तब जाकर हम निर्णय ले पाते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या यूं कहूं कि प्रेम संबंध से भी मतलब मेरा अंतरंग है जो भविष्य में जाकर विवाह में परिवर्तित हो सकता है। अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, विशेष करके पंचम सप्तम की स्थिति नहीं है, तो चयन गलत होता रहता है। आप गलत लोगों के प्रेम में पड़ते जाएंगे और टूटता जाएगा। कई बार ऐसे केस है कि 3-3, 4-4 प्रेम संबंध टूट जाते हैं और बाद में आदमी ही टूट जाता है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। सप्तमेश बहुत खराब है, पंचम की स्थिति सप्तमेश से नहीं है, अरेंज मैरिज हो गया, लेकिन सप्तमेश बहुत खराब है, सप्तम की स्थिति नहीं है, तो विवाह टूट जाएगा। मंगल को लोग लेते हैं, लेकिन मंगल को भी अगर देखा जाए तो मंगल की दृष्टि, जैसे मैंने कहा कि लग्न पे बैठे ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उसी तरह से मंगल की दृष्टियां, मंगल क्रूर ग्रह में आता है, राहु की दृष्टि है नहीं, इसलिए राहु बैठता है चतुर्थ में या द्वादश में तो उतना घर प्रभावित नहीं हो सकता। विशेष करके द्वादश में राहु बैठे तो वैवाहिक जीवन में बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चतुर्थ में पड़ता है तो सुखों को प्रभावित करता है। उसी तरह से शनि चतुर्थ में बैठेगा तो व्यक्तिगत सुख को प्रभावित करेगा, द्वादश में बैठेगा तो सप्तम को प्रभावित नहीं करता। लेकिन मंगल चतुर्थ में बैठता है तो सप्तम को देखता है, लग्न में बैठता है तो सप्तम को देखता है, और द्वादश में बैठता है तो सप्तम को देखता है, और सप्तम में बैठ गया तब तो सप्तम में ही हो गया। तो इस कारण केवल मांगलिक नहीं बल्कि वह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। मंगल से ज्यादा भयानक राहु है अगर वो सप्तम में बैठ जाए तो मंगल से ज्यादा नुकसान करेगा चतुर्थ में यदि राहु बैठ गया तो इस चीज को समझना होता है कुंडली देख करके। और जब इन कुंडलियों की स्थिति, इन ग्रहों की, इन स्थानों की स्थिति अगर बेहतर होगी तभी जाकर के आपका वैवाहिक जीवन, अभी आपकी बात कर रहा हूं, अब यही स्थिति आपके जीवन साथी कुंडली में भी देखी जाती है कि उसकी कुंडली कैसी है। अब अगर दोनों की कुंडलियां बहुत अच्छी हैं इस मामले में तो जीवन बहुत सुखी जाएगा, और मरते दम तक एक दूसरे को लोग बहुत प्यार करते हैं, मतलब जी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आप देखते होंगे अपने जीवन में कि ऐसी संख्या आपके पूरे सर्किल में शायद 1-2 लोगों के बीच में हो, जो मैंने कहा कि 10% या 5% लोग ऐसे होते हैं जो अटूट प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी को और ताउम्र विश्वसनीय बने रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब जीवन साथी कुंडली में अगर दोनों कुंडलियां हैं तब तो ये स्थिति होगी। एक कुंडली अच्छी है और एक खराब है, बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब अगर नहीं है मध्यम स्तर की खराब है, और एक बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में कई बार लड़ते झगड़ते जीवन गुजर जाता है, लेकिन बहुत सुखमय जीवन नहीं हुआ, कुछ न कुछ उसमें विवाद रहेगा। वो भी तब यदि दूसरा वाला बहुत डाउन टू अर्थ दूसरी कुंडली है, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग कुंडली है,
और एक की खराब भी है, तब ऐसा देखने में आता है कि लड़ते झगड़ते सुखमय नहीं होगा, विवाद रहेगा, बहुत प्रेम नहीं रहेगा, लेकिन जीवन किसी न किसी प्रकार गुजर जाता है। लेकिन यदि दोनों खराब हो, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं करती, बल्कि उसमें उपचार भी लगभग 99% नहीं काम करते हैं। तो आपको वहाँ पर फिर अपने मन को ठीक करना पड़ेगा कि कुंडली उपचार के लायक है या नहीं है, उस पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जीवन कैसा। और अगर ये दोनों ठीक हैं तो कूट मिलान आप करें ना करें कोई बहुत फर्क फिर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है तो कूट मिलान आप करा लें तो भी ठीक है, फिर 16 गुण मिलेंगे तब भी विवाह चल जाएगा। और अगर दोनों कुंडलियां खराब हैं तो मेरे पास एक दो केस ऐसे हैं आए हैं जिसमें 36 में से 34 और एक में 36 में 35 गुण मिल रहे हैं और लगभग विवाह टूटने के कगार पर है। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुंडलियों का मिलाना, कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियों को देखना, उस पर क्या प्रभाव है क्या दुष्प्रभाव है उसको जानना और उसके अनुसार उसका उपचार करना। विवाह अगर नहीं हुआ है और आपकी कुंडली में दोष है तो आपको चाहिए कि आप पहले उपचार करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष में पहले उपचार करना अधिक उपयोगी होता है, बजाय कि उसको जब घटना घट जाए तब करें, क्योंकि घटना घटने के बाद रिपेयरिंग हो सकती है, पहले जैसी स्थिति नहीं होती। तो यदि विवाह नहीं हुआ है, बार बार प्रेम संबंध टूट रहा है, या विवाह की बात हो करके विवाह टूट जा रहा है, विवाह फाइनल नहीं हो रहा है, या विवाह होने के बाद विवाह टूट रहा है या टूटने की नौबत आ रही है, तो कुंडली अच्छे से दिखाएं, जानें कि उसमें क्या कौन सा फैक्ट है, क्या कारण है जिसके कारण जो है यह समस्या उत्पन्न हो रही है, और फिर उसके निदान के बारे में सोचें। दोनों कुंडलियां खराब हैं तब मेरी मान के चलिए, मैं भी ऐसे कई बार बोल देता हूं कि भाई दोनों कुंडली खराब है, फिर उसका उपचार नहीं है, मतलब उसमें एक अंतिम प्रयास के ऊपर, जैसे कि कहते हैं कि 1% पे दुनिया चल रही है, एक अंतिम उपचार के तौर पर माँ कात्यायनी अनुष्ठान कुछ हद तक काम करने की संभावना रखता है, लेकिन कितने प्रतिशत करेगा इस पर भाई हम लोग भी शिव नहीं है, नहीं कह सकते, तो वही रह जाता है। और अगर एक कुंडली खराब है तब तो कई उपचार काम कर सकते हैं, तब तो दूसरे की कुंडली पर कई उपचार काम कर सकते हैं, क्योंकि एक कुंडली ठीक है और दोनों ठीक है, फिर तो आवश्यकता ही नहीं, फिर तो अपने जीवन का आप आनंद लीजिए। तो यदि प्रेम संबंध आपके साथ ऐसी समस्या है कि आपका प्रेम संबंध बार बार होकर टूटता है, एक से अधिक रिश्ते या प्रेम संबंधों में आप धोखा पा रहे हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में समस्या आ रही है, या वैवाहिक जीवन कष्टकर है, तो बेहतर हो कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से परामर्श लें और उससे संबंधित उसका उपचार कराएं, तभी जाकर के यह ठीक होगा और तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो यह एक सारांश था इस वैवाहिक जीवन और उस पर होने वाली समस्याओं के कारण के ऊपर। एक एक घरों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से घर से किस प्रकार की संभावना आने की, किस प्रकार की समस्या होने की संभावना बनती है, इसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। ओम नमः शिवाय।